हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा आज वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास लेकर आया हूं। और पिछली क्लास में हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्रत्यास्थता। आई होप कि वो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और जो आज का जो चैप्टर है वो है ऊष्मा उपचार, यानी कि हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में हम आज पढ़ेंगे कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम कैसे जो मेटल होते हैं उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार के उनका कठोरीकरण करते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है, कि ऊष्मा उपचार में हम लोग उसको समझेंगे। तो ऊष्मा उपचार है आज का चैप्टर। और ऊष्मा उपचार होता क्या है? हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार। स्टील को एक निश्चित तापक्रम तक गर्म करके निश्चित दर से ठंडा करने पर उसके गुण एवं संरचना में परिवर्तन लाया जाता है। ऊष्मा के इस प्रक्रम को ही ऊष्मा उपचार कहते हैं। इसमें कहने का मतलब यही है कि उसको एक निश्चित तापक्रम तक हमें गर्म करना है और फिर उसे निश्चित दर से, मतलब धीरे धीरे या फास्ट या अलग प्रकार से, तो गर्म करने और ठंडा करने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिससे क्या होता है, उसके जो अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, गुण और संरचना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो उस परिवर्तन को लाने के लिए हम क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट, मतलब ऊष्मा का उपचार करते हैं, किसी भी मेटल का ऊष्मा उपचार। अगर स्टील को उचित तापक्रम तक गर्म किया जाए और फिर उसे धीरे धीरे उसकी निश्चित दर के अनुसार ठंडा किया जाए तो स्टील मुलायम, कमजोर और तन्य हो जाएगा। जैसे इसने एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल बताया कि अगर स्टील को एक उचित तापक्रम पर गर्म किया जाए और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो क्या होगा? स्टील अगर पहले हार्ड और अगर रहा होगा तो मुलायम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और टेंसाइल हो जाएगा, मतलब तन्य मतलब खिंचाव उसमें आने लगेगा। अगर स्टील को उचित तापक्रम तक गर्म किया जाए फिर उसे निश्चित दर से पूर्व ठंडा किया जाए तो स्टील कठोर और भंगुर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सेम यही काम करना है, गर्म तो किया लेकिन जो ठंडा करने की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी कर दी, बहुत जल्दी से उसे ठंडा कर दिया, तो उससे क्या होगा? स्टील हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? भंगुर, ब्रिटल। भंगुर मतलब ब्रिटल। भंगुर मैंने आपको पढ़ाया था धातुओं का भौतिक और यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना मैंने, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बताया था भंगुर मतलब ब्रिटलनेस क्या होती है। भंगुर का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर आप ऊपर से पटकिए और वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, टूट जाए, बिना आकृति में परिवर्तन हुए वो टूट जाए, मतलब कोई उस पर आघात हो, जैसे कोई वस्तु है इस पे हम जोर से चोट करते हैं या उसे ऊपर से छोड़ देते हैं या ऐसी जगह से गिरा देते हैं, जैसे वो गिरे, नीचे गिरे, उसे आकृति में परिवर्तन ना हो लेकिन वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। जैसे कांच, कांच का जार है, ऊपर से गिराते हैं तो टूट जाता है, लेकिन उसमें उसकी अगर कांच को जोड़, सबको टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ दे तो फिर से कांच की जार तैयार हो जाएगी। तो वही कहने का मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, बस जो होता है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रिटलनेस, मतलब भंगुरता, ब्रिटलनेस। तो इस दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसने समझाया कि हीट ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब गर्म करने का ही अलग अलग तरीका है, गर्म करके ठंडा ही किया जा रहा है, लेकिन किसी को धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है तो कुछ और बन जा रहा है, किसी को तेजी से ठंडा किया जा रहा है तो वो कुछ और बन जा रहा है। धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो वस्तु सॉफ्ट हो जा रही है, और धीरे जल्दी से ठंडा कर रहे हैं तो वस्तु हार्ड हो जा रही है। इसी को हम कहते हैं हीट ट्रीटमेंट। इस सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, इन प्रक्रियाओं का उपयोग करके हमें अपनी आवश्यकता अनुसार, हमें जैसा लोहा चाहिए होता है, स्टील चाहिए होता है, हम बनाते हैं स्टील को वैसा गुण दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई हार्ड स्टील, सॉफ्ट स्टील, हमें उसे हार्ड बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ये सब हम चीजें ऊष्मा उपचार में सीखेंगे। संतुलित दशाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट के क्या क्या वर्गीकरण है वो आपको बताते हैं। संतुलित दशाएं पैदा करने वाले उपचार एनीलिंग और सामान्यीकरण है। मतलब एनीलिंग प्रोसेस एक होता है और एक होता है सामान्यीकरण, मतलब नॉर्मलाइजिंग। ये दो प्रक्रिया होती है,
जो असंतुलित दशाएं पैदा करने वाले उपचार कठोर और टेम्परिंग है। संतुलित दशा मतलब कोई भी चीज अगर संतुलित करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनेलिंग और सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग करते हैं। और असंतुलित दशा पैदा करने के लिए हम लोग कठोर मतलब हार्डनेस और टेम्परिंग करते हैं। आमतौर पर दोनों एक ही साथ किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें होती क्या है। जितना जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले एनेलिंग, ANNEALING, एनेलिंग प्रोसेस सब बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनेलिंग विधि में कार्बन की मात्रा, एनेलिंग विधि में कार्बन की मात्रा के अनुसार स्टील को उचित तापमान तक गर्म करके तथा उसी तापक्रम पर काफी देर तक रखा जाता है। एनेलिंग विधि में कार्बन की मात्रा के अनुसार स्टील को उचित तापमान तक गर्म करके तथा उसी तापक्रम पर काफी देर तक रखा जाता है और फिर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लिया जाता है। मतलब इसमें देखिए, इसने बता उचित तापक्रम मतलब कोई एक निश्चित तापक्रम दिया गया है कि आपको 0 से लेके यहां तक लेके जाना है, जो भी डिग्री सेल्सियस रहा होगा। उसके बाद उसी तापक्रम, उस निश्चित तापक्रम पर उसे काफी देर तक वहां पर उसे छोड़ दिया जाता है, मेंटेन रखा जाता है और फिर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे उसे ठंडा किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एनेलिंग। जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाए तो उसी को बोलते हैं एनेलिंग प्रोसेस। एनेलिंग बहुत पूछा जाता है ये कि एनेलिंग क्या होती है। अब इसमें एनेलिंग टेम्परेचर फॉर प्लेन कार्बन स्टील। अब प्लेन कार्बन स्टील का एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें दिखा रहा है कि गर्म करने और ठंडा करने की जो प्रक्रिया है। इसमें देखिए अपर क्रिटिकल पॉइंट UCP, उसको बोलते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट। UCP मतलब यहाँ पर है अपर क्रिटिकल पॉइंट। अपर क्रिटिकल पॉइंट, LCP मतलब लोअर क्रिटिकल पॉइंट। बस क्रिटिकल पॉइंट की जगह यहाँ पर अपर की जगह लोअर कर देना है आपको, लोअर क्रिटिकल पॉइंट। तब जैसे बताया कि एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए जो 650 है, 650 डिग्री सेल्सियस एक्टिवेटेड पॉइंट, सब क्रिटिकल एनेलिंग टेम्परेचर। एनेलिंग टेम्परेचर के लिए मिनिमम आपको यहाँ तक 600 डिग्री सेल्सियस लेके जाना ही होता है किसी भी चीज को, ठीक है। इसके ऊपर लेके जाएंगे उसको 900 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए गर्म करते हैं किसी टेम्परेचर में, यानी ये देखिए अब 950 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक गर्म करते हैं, फिर इसे वापस लेके आते हैं 750 डिग्री सेल्सियस तक, फिर इसे मेंटेन करते हैं। जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे हैं प्लेन कार्बन स्टील है, तो इसमें जैसा लिखा है कि अनेलिंग हेतु हाइपोइक्वेटॉइड स्टील मतलब अल्प शुद्रवणाभ स्टील को ऊपरी क्रांतिक तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, क्रांतिक तापमान इसमें देखिए दिया हुआ है। कहाँ गया, 900 डिग्री सेल्सियस। अब 900 से इसने क्या किया, 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर 950 डिग्री सेल्सियस तक लेके गया है। फिर इसी तरह निचले तापक्रम से, निचला तापक्रम कितना है, अपर 700 डिग्री सेल्सियस, लोअर क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट, लोअर क्रिटिकल पॉइंट। अपर क्रिटिकल पॉइंट आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म किया जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गर्म किया जाता है। अपर क्रिटिकल आपका 1000 है और लोअर क्रिटिकल 900 है, तो 50 ऊपर हो गया 50 नीचे हो गया, मतलब कुल मिला के 950 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका एनेलिंग पॉइंट होता है।
इसी पर वो उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद फिर क्या किया जाता है, 5 से 10 मिनट तक फिर इसी टेम्परेचर पे इसको रोक के रखा जाता है। यहाँ पर देखिए 5 से 10 मिनट तक इस टेम्परेचर पे, इसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं सोकिंग, मतलब स्टे करना है, तुरंत ठंडा नहीं करना होता है। जैसे आइस क्रिटिकल टेम्परेचर तक तापमान गया, तापमान जाने के बाद 10 मिनट तक इसको इसी टेम्परेचर पे ही सस्टेन किया जाता है, रोक के रखा जाता है, ताकि वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब जो टेम्परेचर है वो पूरे बॉडी में एक समान रूप से फैल जाए। उसके बाद कार्बन स्टील को ठंडा करने की दर 100 से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, मतलब कि 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के अंदर उसका तापमान नीचे की तरफ गिरता है। और ये कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए भट्टी का स्विच, मतलब अब उसको हीट देना बंद कर दिया जाता है, या फिर उसे सूखी राख से ढक दिया जाता है, या बालू के रेत से इसे ढक दिया जाता है, ताकि वो धीरे 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 रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने लगे। तो ये पूरा प्रोसेस से इससे क्या होगा, जो भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। स्टील के जो कर्व बड़े होते हैं इस प्रकार मृदु हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एनेलिंग प्रोसेस। एनेलिंग प्रोसेस में ये देखिए कार्बन की उपलब्धता कितनी होती है। कार्बन 0.12% से अगर ज्यादा होगा जब तापमान आपका 875 से 925 के बीच में होगा। अब वही आपका कार्बन की जो मात्रा है 0.12 से 0.025 होगा जब टेम्परेचर आपका 840 से 970 होगा। कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.5 होगी जब 815 से 840 होगा। कार्बन की मात्रा 0.5 से 0.9 होगा जब 780 से 810 होगा टेम्परेचर। ये भट्टी की बात हो रही है, भट्टी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है। फिर 0.9 से लेके 1.3% तक कार्बन की मात्रा होगी अगर टेम्परेचर 760 से 780 के बीच में होगा। ये एनेलिंग प्रोसेस का ग्राफ है। एनेलिंग का पर्पस क्या है, एनेलिंग प्रोसेस किया क्यों जाता है? स्टील की एनेलिंग निम्न उद्देश्य से की जाती है। स्टील को मृदु बनाने के लिए, सबसे पहले स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्टील की मशीन योग्यता को सुधारने के लिए, मशीनेबिलिटी, मतलब उस पर कोई भी हम मशीनन प्रक्रिया, जैसे हम हेक्साइंग कर सके, उसके ऊपर ड्रिलिंग कर सके, उसकी ग्राइंडिंग कर सके, तो उस पर कोई मशीनी प्रक्रिया करने लायक उसे बनाने के लिए हमको एनेलिंग करनी पड़ती है। स्टील की तन्यता को बढ़ाने के लिए, तो अगर मटेरियल सॉफ्ट होगा तो मटेरियल क्या होगा, टेंसाइल भी होगा, मतलब तन्यता, उस पीटने पर फैलेगा, खींचेगा। तो स्टील को तन्य बनाने के लिए भी हमें एनेलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टील के आंतरिक प्रतिबल को मुक्त करना चाहिए, जो उसमें इंटरनल स्ट्रेस होता है, जो एक समान नहीं होता, अलग अलग, जैसे कहीं पर ज़्यादा कहीं कम, कोई ऐसा मेटल है कहीं ज़्यादा हार्डनेस है कहीं कम हार्डनेस है कहीं कुछ है, तो जो असमानता होती है उस मेटल के अंदर, उसको एक समान बनाने के लिए, उसके आंतरिक प्रतिबल को मुक्त करने के लिए एनेलिंग प्रोसेस की जाती है। स्टील की संरचनात्मक इनहोमोजेनेबिलिटी समाप्त करने या कम करने के लिए, उसकी जो संरचना है, जैसे हर पदार्थ की, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो भौतिक गुण होते हैं ना, भौतिक गुणों में हर की संरचना अलग अलग होती है। किसी की हार्डनेस है तो कैसी होगी, अगर सॉफ्ट है तो किसी और प्रकार की होगी, तो संरचना सबकी, अब मान लीजिए कोई ऐसा मेटल है जिसकी संरचना ऐसी भी है अलग अलग जगहों पर, तो उसको एक समान बनाने के लिए उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, उसको एक बराबर करने के लिए भी एनेलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कणों का साइज सुधारने के लिए, कणों का साइज सुधारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टील की सब्सिक्वेंट उष्मा उपचार प्रक्रमों के लिए इस्पात तैयार करना है, जैसे कि और भी प्रक्रिया अगर हमें करनी है, जैसे एनेलिंग के बाद कोई और प्रक्रिया करनी है, सब्सिक्वेंट उष्मा उपचार प्रक्रमों के लिए हम इस्पात को तैयार करते हैं। जैसे कि अभी आपको हार्ड मटेरियल चाहिए तो पहले हम उसका भी रॉ मटेरियल, जैसे अगर आपको नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करनी है तो आपको उसके लिए इस्पात की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा इस्पात चाहिए होगा जिसमें सब ये सारे गुण हों। तो ये गुण करने के लिए पहले आपको एनेलिंग करनी पड़ेगी, तो एनेलिंग के बाद ही तो आप उस पर कोई दूसरा प्रोसेस कर पाएंगे, नॉर्मलाइजिंग। इसलिए अन्य प्रक्रियाओं को करने के लिए भी पहले उस मेटल को तैयार करने के लिए, ताकि वो दूसरी प्रक्रिया के लिए भी तैयार रहे, इसलिए भी हम एनेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मलाइजिंग,
निरंतर प्रहार करने तथा असामान्य रूप से ठंडा करने से इस्पात की भीतरी संरचना विकृतियां स्ट्रेन और प्रतिबल बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेन और स्ट्रेस भी पढ़ाया है, उसमें आपको बताया कि उसमें विकृतियां आ जाती हैं उसकी संरचनाओं में, जिन्हें फोर्जिंग या ढलाई से दूर करना चाहिए, अन्यथा प्रयोग करते वक्त वे टूट सकते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर है, बताया नहीं, जो उनका स्ट्रक्चर है, किसी लोहे को आप काटते हैं, जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर कोई ऐसे है तो ऐसे ऐसे बन जाए तो क्या होगा, जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये टूट सकता है। तो ऐसी जगहों पर इस इस्पात को उसका उपचार करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करते हैं। यांत्रिक गुणों को सुधारने हेतु अच्छे कड़ों वाले समान संरचना वाले पैदा करने के लिए हम सामान्यीकरण करते हैं, मतलब इसकी संरचना एक समान हो। ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर से मतलब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई लोहा है, उसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो मान लीजिए उसके ग्रेन स्ट्रक्चर किसी का ऐसा है, ऐसा ऐसा बना हुआ है, मतलब एक जैसा बना हुआ है तो मतलब वो सही है। लेकिन उसका ग्रेन स्ट्रक्चर अगर एक ऐसा है, ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, आड़ा टेढ़ा, इसका मतलब क्या है कि वो उसमें दोष है, उसमें बहुत सारी विकृतियां हैं। इसको एक समान इसका ग्रेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस पर ऊष्मा उपचार किया जाता है। ये क्या, ये सही नहीं है, ये क्या, ये सही है। तो ग्रेन स्ट्रक्चर एक जैसा हो, इसके लिए उसके ऊपर ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। अब ये प्रक्रिया होती क्या, सामान्यीकरण। इस प्रक्रिया में सामान्यीकरण की प्रक्रिया, नॉर्मलाइजिंग प्रोसीजर, इस प्रक्रिया में कार्बन की प्रतिशतता के अनुसार स्टील को उचित तापमान तक स्टील गर्म किया जाता है, उसे उसी तापमान पर बनाए रखा जाता है और फिर ठंडी हवा में ठंडा कर लिया जाता है। सामान्यीकरण के आमतौर पर मशीनन व कठोरण से पहले किया जाता है ताकि ये कार्य अच्छी तरह कर सके। स्टील को ऐसे तापक्रम तक गर्म किया जाता है कि जिस पर सभी ऑर्सेनाइड उपस्थित हो, यानी कि ऊपरी क्रांतिक तापमान से 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। यह इसलिए क्योंकि अंतिम गुण प्रदान करने का यह आरंभिक पदक्रम है। समानता प्राप्त करने हेतु आर्सेनाइड को शुरू करना आवश्यक है। इस गुण में देखिए, जो उसका अपर कम टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर 780 डिग्री सेल्सियस, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस है। परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा को दिखाया जा रहा है कि कार्बन की मात्रा पहले घटती है और फिर ठंडा होने लग के बाद बढ़ने लगती है। यहाँ तक क्या है, ठंडे होने के बाद फिर से बढ़ने लगती है। नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर फॉर 1.2% कार्बन स्टील, अगर 1.2% कार्बन स्टील हमें चाहिए तो उसके लिए नॉर्मलाइजिंग के लिए हमें जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो लगभग 900 के आसपास होती है, 900 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्यीकरण हेतु गर्म किए गए भागों में नमी वाले स्थान नम हवा या प्रबलित वायु में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसे कुछ वो कठोर बना देंगे। जो ड्राई एयर होती है, ठंडी और ड्राई एयर, ठंडी हवा ठंडी हो और ड्राई हो, समझ रहे हैं आप, हवा ठंडी हो और ड्राई हो। जैसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इसमें देखिए कितना है, 980 डिग्री सेल्सियस, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 950 डिग्री सेल्सियस। फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा है, 780 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, फिर 750 डिग्री से अपर यहाँ पर आने के बाद फिर उसे हवा में धीरे 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 ठंडा किया जाता है, ठंडी हवा के द्वारा। तो एनेलिंग में क्या होता है कि एनेलिंग में रूम टेम्परेचर, भट्ठी का जो टेम्परेचर होता है उसी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि उस पर ठंडी हवा फेंकी जाती है, उस मेटल पे ठंडी हवा फेंक के उसे ठंडा किया जाता है। सामान्यीकरण हेतु गर्म किए गए भागों को नमी वाले स्थान, जो मैंने आपको बताया कि नमी वाली हवा नहीं होनी चाहिए, जिससे उस पर जंग लग जाएगी और वो क्या होगा, उससे वो उसको हार्ड बना देगा। इस्पात पर कार्बन का प्रभाव, स्टील की परिभाषा लोहे तथा कार्बन के मिश्रित रूप से बने मिश्रण से दी जाती है। स्टील में वांछित गुण उपलब्ध होने हेतु कार्बन की मात्रा एक महत्वपूर्ण कारक होती है।
कार्बन स्टील का एक महत्वपूर्ण संघटक है। परिवर्ती अनुपात में कार्बन मिश्रित करने पर लोहे के गुणों को सुधारा जा सकता है। उसे ज्यादा कठोर और मजबूत बनाने हुए इंजीनियरिंग उत्पादों आदि का उपयोग किया जाता है। कार्बन क्या होता है कि कार्बन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाता है, किसी भी मेटल को हार्ड करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया और घटाया जाता है। कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, मटेरियल हार्ड होता जाएगा। कार्बन की मात्रा को घटाते जाएंगे तो मेटल क्या होगा, सॉफ्ट होता जाएगा। तो जिस मटेरियल में जितना कम कार्बन होगा वो उतना ही सॉफ्ट होगा, और जिस मटेरियल में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है। अब कार्बन गुणों के आधार पर यह तरह तरह से उपयोग किया जाता है। कच्छ तापमान पर एनेलिंग दशा में साधारण कार्बन स्टील के 3 प्रमुख संघटक होते हैं, फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट। 3 टाइप के कार्बन होते हैं। इसमें क्या होता है, 0.006% कार्बन के साथ लोहे के एक कमजोर ठोस मिश्रण है। यह बहुत मुलायम और तन्य संघटक है। अब जैसा कि आप लोग इस चित्र में देखिए, ये देखिए यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ बढ़ते क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन का परसेंटेज, और यहाँ पर अलग अलग गुण दिए हुए हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, और मेटल के जैसे मेटल का गुण स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी है। तो अगर डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मुलायम होना। तो अगर कोई भी चीज कार्बन की मात्रा अगर कम होती जाएगी तो क्या होगा, डक्टिलिटी और कम होती जाए। डक्टिलिटी बढ़ना मतलब और ज्यादा सॉफ्ट होते जाना। तो यहाँ पर क्या है, डक्टिलिटी क्या है कि देखिए देखिए नीचे की तरफ आ रही है, ये क्या नीचे आ रही है, मतलब डक्टिलिटी कम होना मतलब क्या होता है कि मटेरियल हार्ड होता जा रहा है। डक्टिलिटी का मतलब होता है तार खींचना। कोई वस्तु इतनी मुलायम है उससे तार पतली पतली तारें खींच दी जाए, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी कब होगी, जब मटेरियल मुलायम होगा। तो जब यहाँ पर देखिए कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, कार्बन की मात्रा अगर बढ़ती है तो क्या मटेरियल क्या है, हार्ड होता जाता है। तो हार्ड होता जाएगा तो क्या होगा, डक्टिलिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, डक्टिलिटी इसकी कम होती जा रही है। उसी तरह अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो मटेरियल क्या होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। तो ये देखिए हार्ड होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ देखिए बढ़ती जा रही है। लेकिन जब उसकी जो कार्बन की मात्रा 1% से ज्यादा होगी तो क्या होगा, 1% से ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, उसकी सॉफ्टनेस फिर घटने लगेगी, हार्डनेस बढ़ने लगेगी। यहां तक तो मटेरियल सॉफ्ट हो जा रहा था, उसके बाद क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, हार्ड होता जाएगा और भी ज्यादा। 1% से ज्यादा जब हो जाएगी तो मटेरियल हार्ड होता जाएगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के केस में बताया जा रहा है, जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ उस पर लगेगा। लेकिन डक्टिलिटी में क्या होगा, कार्बन बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी कम होगी, कार्बन बढ़ाएंगे तो हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो यही कार्बन की यही गुण है कार्बन का, कि जो भी चीज अगर हम किसी भी मटेरियल में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वो मटेरियल कठोर होता जाता है। जैसे सोने में क्या है, जो सुनार होते हैं वो कहते हैं 22 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट का सोना होता है। तो कैरेट का मतलब यही होता है कि उसमें मिलावट होती है। 24 कैरेट के सोने में कोई मिलावट नहीं होती, वो इतना सॉफ्ट धातु होगा, उसको आप हाथ से जोर से दबाएंगे तो वो दब जाएगा। उसी तरह अब क्या बोलते हैं 22 कैरेट, 22 कैरेट मतलब सोने के साथ उसमें दूसरी कार्बन मिला होना। कार्बन मतलब हार्डनेस, उसमें अन्य मटेरियल में ऐसे मिलाया जाता है ताकि वो मटेरियल थोड़ा मजबूत हो जाए। अब मान लीजिए सोना इतना मुलायम हो कि वो खींचने से टूट ही जाए, तो क्या कि उसको 24 कैरेट का कोई भी गहना इसलिए हम नहीं बना सकते। गहने को बनाने की इसीलिए 20 कैरेट या 22 कैरेट का गहना हमें बनाना ही पड़ता है। तो 22 कैरेट का गहना बनाने से क्या होता है, थोड़ी सी मजबूती, अगर 20 कैरेट का बनाएंगे तो और मजबूती रहेगी। ठीक है। तो सोने की मात्रा घटती जाती है और अदर मटेरियल की मात्रा उसमें बढ़ती जाती है अगर कैरेट कम होता जाता है। उसी तरह इसमें ये भी है कि सब कार्बन का रोल है। तो लोहे में भी सेम यही होता है कि लोहे को अगर हमें मुलायम बनाना है तो कार्बन को कम करना है, लोहे को अगर हार्ड बनाना है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाते जानी है। अब जैसे अलग अलग लोहे का इसमें देखिए दिया हुआ है, जैसे पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है वो होता है 0.05 से कम उठाने वाले उपस्कर, क्रेन, हुक की चैन, भवन निर्माण की लोहे कार्य आदि। तो पिटवा लोहा होता है, उससे ये सब चीजें बनाई जाती हैं। अति मृदु इस्पात,
बहुत ही जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, उससे क्या क्या बनता है, वो 0.1 से 0.15% उसमें कार्बन की मात्रा होती है। उसमें मोटर कार की बॉडी, पैनल, वस्तुओं को दबा कर तैयार करना, चद्दर, जो शीट की चद्दरें होती हैं पतली पतली, वो सब इसी अति मृदु इस्पात से तैयार की जाती है। मतलब सॉफ्ट मटेरियल। मृदु इस्पात मतलब उससे भी थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा इससे हार्ड, सब जो मृदु इस्पात होता है उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.3% तक होती है। साधारण कार्यों के लिए छड़, बॉयलर की प्लेटें, गार्डर आदि बनाने के काम में ये आती है। उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील, इसमें क्या होता है 0.3 से 0.5, 0.5 से 0.8 क्रैंक की जो परसेंटेज में क्या होता है कार्बन की मात्रा होती है। इससे क्या होता है क्रैंक शाफ्ट, धुरी, पत्तीदार कमानी, छैनी, ठंडी छैनी इत्यादि बनाई जाती है। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील से मैंने आपको बताया था कि इसमें 0.8 से 1 mm, 1 से 1.2 mm, 1.2 से 1.4 mm तक कार्बन की मात्रा होती है। इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, इससे हम लोग ड्रिल बनाते हैं, हेक्सा ब्लेड बनाते हैं, रेती बनाते हैं, चाकू बनाते हैं। तो जितनी कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी वो मटेरियल हार्ड होता जाएगा। तो हार्डनेस जैसा जैसा हमें इस्तेमाल करना है मटेरियल, वैसा वैसा हम उसमें कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। कठोरण एवं टेम्परिंग, अगला जो टॉपिक है कठोरण एवं टेम्परिंग, ये क्या होती है। स्टील के किसी भाग को ज्यादा ऊंचे तापमान तक गर्म करने से भी सभी कार्बन लोहे में घुलकर ठोस मिश्रण बना लेते हैं। जब इसे धीरे धीरे ठंडा घोल बना लेते हैं तो इस ठोस मिश्रण में केवल 0.006% कार्बन होता है। अतिरिक्त कार्बन ठोस मिश्रण के निकल जाने हेतु बाधा उत्पन्न करता है और इसे इस तरह सीमेंटाइट बनता है। यह फेराइट तथा एक लैमिनेट की हुई संरचना बनती है जिसको पियरलाइट कहते हैं। आगे है कठोरीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्डनिंग। अगर स्टील को शीघ्रता से ठंडा किया जाए, अगर स्टील को शीघ्रता से ठंडा किया जाए अर्थात बुझाया जाए, मतलब उसे तुरंत उसे गर्म ठंडे तेल या ठंडे पानी से तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो ठोस मिश्रण के अलावा कार्बन को निकलने का अवसर नहीं मिल पाता। वे लोहे के मध्य फंस जाते हैं और अतिरिक्त विरूपण पैदा करते हैं। इससे स्टील की कठोरता में वृद्धि होती है और साथ साथ सामर्थ्य और तन्यता में कमी आती है। सामर्थ्य तो तब होगी जब उसकी संरचना एक समान होगी, लेकिन तुरंत ठंडा कर दिया तो क्या होगा, संरचना तो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो क्या होगा, कठोर हो जाएगा। इस कठोरता के प्रक्रम को कठोरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इस उपचार से उत्पन्न यांत्रिक गुण निम्नलिखित आश्रित होते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा पे, गर्म तापक्रमता पे, गर्म करने की अवधि पे, ठंडा करने की प्रक्रिया और ठंडा करने के बाद कूलिंग की दर, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी हार्डनिंग होगी कैसी। अच्छी हार्डनिंग होगी, खराब हार्डनिंग होगी, उसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे या एक समान रहेंगे। सामर्थ्य कब बढ़ती है, कठोरता के साथ साथ सामर्थ्य तभी बढ़ती है जब उसका ग्रेन स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। इस प्रक्रिया से पैदा होने वाली कठोरता पर कार्बन की मात्रा का प्रभाव 8.4 में दिखाया गया है। ये देखिए ये कार्बन की मात्रा इधर बढ़ती जा रही है, ये हार्डनेस है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना कार्बन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हार्डनेस भी बढ़ती जा रही है। इधर कार्बन हार्डनेस बढ़ रही है, इधर हम कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं। अब पहले क्या था, देखिए कार्बन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हार्डनेस भी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। आप जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। कठोर प्रक्रिया, हार्डनिंग प्रोसीजर, वांछित बदलाव उत्पन्न हेतु ठोस मिश्रण में पूर्णतः कार्बन की मात्रा मिलानी चाहिए ताकि स्टील को ठंडा करते वक्त फंसा हुआ कार्बन विरूपण पैदा न करे। 0.83% से कम कार्बन वाले स्टील को ऊपरी क्रांतिक तापमान से थोड़ा ऊपर तक गर्म किया जाता है। मतलब 700 डिग्री सेल्सियस होता है तुम्हारा ऊपरी क्रांतिक तापमान, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर जैसे गर्म, जैसे 950 से 980 के बीच में गर्म किया गया है। अपर
क्रिटिकल पॉइंट और लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो आपका 980 है 950 है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। ठंडा करने से पहले स्टील को गर्म करने का तापमान दर्शाया गया है। ठंडा करने से पहले स्टील को गर्म करने का तापमान दर्शाया गया है। सॉकिंग टाइम, गर्म करने के बाद स्टील को उसी तापक्रम पर कुछ समय के लिए रखा जाता है। आमतौर पर 10 mm मोटाई वाले स्टील के लिए 5 मिनट सोखने का टाइम वक्त होता है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे किसी टेम्परेचर को आप 700-800 डिग्री तक लेके गए, अब उसको उस पर मेंटेन रखना है 700-800 तक कुछ मिनट के लिए, फिर उसे वहां से ठंडा करना शुरू करना है। इसी को हम बोलते हैं सोकिंग टाइम, ताकि जो टेम्परेचर है वो पूरी बॉडी में एक समान रूप से फैल जाए। उसके बाद क्या है, कूलिंग प्रोसेस, शीतलक प्रक्रिया, शीतलन। इसके बाद स्टील को उचित रूप से बुझाने वाले माध्यम, क्वेंचिंग मीडियम में पर्याप्त न्यूनतम पर ठंडा करते हैं। क्रांतिक दर स्टील के संगठनों पर आश्रित होता है। ठंडा करने से सभी ऑस्टेनाइट एक बारीक सुई नुमा संरचना, जिसे मार्सनटाइज कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाता है। चित्र 10.8.6 ये देखिए, ये संरचना दी हुई है मार्सनटाइज की। इसको क्वेंचिंग मतलब बहुत ही तेजी से ठंडा किया गया है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उपचारित स्टील की संरचना बहुत ही कठोर परंतु भंगुर हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जितना गर्म हम करते हैं तो जो उसमें कार्बन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो मुक्त होते रहते हैं हीट करने पर स्टील मेटल से। लेकिन जैसे हम ठंडा करते हैं तो कार्बनों को क्या होता है, स्टील में से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे कार्बन क्या होते हैं, स्टील से बाहर उतर जाते हैं। तो कार्बन क्या होता है, जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ही हमारा मटेरियल क्या है, हार्ड होगा। तो कार्बन की मात्रा को अगर हम निकलने का मौका देंगे जितना ज्यादा, तो उससे क्या होगा, मटेरियल सॉफ्ट होगा। लेकिन हम क्वेंचिंग में क्या होता है, मटेरियल को तुरंत ठंडा करना, जैसे गर्म किया और तुरंत पानी में डाल दिया, उसमें क्या होता है, वस्तु बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और कठोर हो जाती है। और भंगुर मतलब ऊपर से टूटने पर उसके कई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बिखर जाएगा अलग अलग। मेथड ऑफ क्वेंचिंग, अब क्वेंचिंग की कैसे जाती है। बुझाने का साधन ठंडा करने की दर को कंट्रोल करता है। शीघ्रता से बुझाने हेतु जल में नमक, कास्टिक सोडा का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी वस्तु को जल्दी ठंडा करना है तो उसमें पानी में नमक को डाल दिया जाता है या कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है। धीरे से बुझाने हेतु हवा का एक झोंका ही काफी होता है। तेल एक मध्यमवर्ती बुझाने का साधन, तेल जो ठंडा तेल होता है, तेल के माध्यम से भी, जैसे कोई मेटल हार्ड है उसको ठंडे तेल में डाल के भी ठंडा किया जाता है। पानी और तेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सामान्य है। पानी और तेल का जो मिश्रण होता है कूलेंट के लिए, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हवा में बुझाने का कार्य केवल थोड़ा विशिष्ट एलॉय स्टील के लिए ही किया जाता है। बुझाने का मतलब यहाँ ठंडा करने से। टेम्परिंग क्या होती है, कठोरीकरण प्रक्रिया के बाद आमतौर पर स्टील के निचले क्रांतिक तापमान तक जल्दी से गर्म करके उसका चीमड़पन तथा तन्यता में बदलाव लाया जाता है। लेकिन इसे कठोरता एवं सामर्थ्य की कीमत पर करना होता है। स्टील की सेवा योग्य बनाने होती ऐसा करना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे आपका ये कोई पार्ट है, कोई गेज है, कोई गेज का कुछ सिरा जो बार बार घिस रहा है या उसमें बार बार चोट लग रही है। जैसे आपका जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर का क्या ऊपर की जो हिस्सा होता है ना, सींग, ये क्या होता है, ये टेम्पर्ड किया होता है। टेम्पर्ड मतलब क्या होता है, स्पेशली इसको हार्ड किया जाता है। अंदर से तो सॉफ्ट होता है लेकिन उसको टेम्परिंग करके ऊपरी सतह जो उसकी है हार्ड कर दी जाती है, ताकि अगर वो बार बार वही हिस्सा घिसता है, किसी चीज से टकराता है, बार बार आप नापने के लिए इसका हिस्सा ये इस हिस्से को प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या है, बार बार घिसता है, इसे इसके टेम्पर्ड करके इसको हार्ड कर दिया जाता है, ताकि इस पर कोई फर्क ना पड़े किसी चीज से टकराने का, घिसने का। तो इसलिए इसको हार्ड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं हार्डनिंग, मतलब टेम्परिंग। इस प्रक्रिया को बोलते हैं टेम्परिंग। जब हार्डनिंग किया गया तो पूरे बॉडी को हार्ड करना। टेम्परिंग में क्या होता है, बस उस पार्ट को, छोटे से हिस्से को हार्ड कर देते हैं, टेम्परिंग कहते हैं उसे। जो हिस्सा बार बार यूज में आ रहा है, टकरा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य, स्टील अपनी कठोर स्थिति में बहुत ही भंगुर प्रतिबल में परिणाम स्वरूप काफी विकृत होता है। इस अवस्था में स्टील को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उसे टेम्परिंग करना जरूरी होता है। अब टेम्परिंग का उद्देश्य क्या क्या है, स्टील से आंतरिक प्रतिबल और विकृत को मुक्त करना,
चिमड़पन और कठोरता को कंट्रोल करना, भंगुरता को कम करना, कुछ तन्यता को पुनर्प्राप्ति करना और झटका रोधकता को कम करना। टेम्परिंग प्रक्रिया क्या होती है? टेम्परिंग तापमान वांछित गुणों के अनुसार रखा जाता है और फिर भी यह 180 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। जो टेम्परिंग प्रोसेस होता है वो 180 से 650 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। और जैसे चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं, पदार्थ की मोटाई के अनुसार गर्म करने का समय होता है। औजार को प्राय कम ताप पर टेम्पर किया जाता है और गर्म के दौरान ऑक्साइड की परत के रंग को देखकर तापमान का अनुमान लगाया जाता है। सही तापमान का पता लगाने हेतु यह विधि उपयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, टेम्परिंग का तापक्रम क्या क्या होता है? भूसे की तरह पीला, जो पेल स्ट्रॉ होता है वो 230 डिग्री सेल्सियस पे होता है। भूसे की तरह हल्का गहरा गहरा रंग 240 डिग्री। तो जो अलग अलग कलर होते हैं, नीला वर्ण है वो 270 पे है, नीला एकदम आपका 300 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अलग अलग जब तापक्रम पे अलग अलग कलर जो उसके आते हैं मेटल के, वो टेम्परिंग के तापमान को दर्शाता है। ये माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाया गया है टेम्परिंग का। जब टेम्परिंग कोई धातु कर दी जाती है तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी जैसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नंगी आंखों से आप ये नहीं देख सकते। जब भी आप किसी ऐसे मेटल को देखेंगे जिसकी टेम्परिंग की गई है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस्पात का कठोरीकरण। अच्छी सेवा परिस्थितियों और लंबे जीवन हेतु अधिकतर अवयवों में कठोर टूट फूट रोधी, चीमड़ तथा झटका रोधक होना आवश्यक है। इन विभिन्न गुणों से संयुक्त एक ही भाग को सतह कठोरीकरण से बनाया जा सकता है। किसी भी मेटल की सरफेस को, मतलब सतह को, अंदर से वो भले ही कैसा हो, सॉफ्ट हो, लेकिन जो उसकी ऊपरी सरफेस है, जैसे ये सतह है, ये सॉफ्ट है, अगर तो इसकी मान लीजिए ये सॉफ्ट है, इसकी ऊपरी सतह को हमें हार्ड करना है ताकि कोई झटका लगे या कोई घिसावट हो तो वो उसे सह सके। उसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी ऊपरी सरफेस को हार्ड बनाते हैं। तो ऊपरी सरफेस को हार्ड बनाने के लिए बोलते हैं सतह कठोरीकरण। तो इस कठोर करने के लिए सतह को हम लोग अलग अलग टाइप की विधियों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला है केस हार्डनिंग, दूसरा है नाइट्राइडिंग, तीसरा ज्वाला कठोरीकरण, तीसरा है इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो केस हार्डनिंग में क्या क्या होता है देखते हैं। इस प्रक्रिया में कठोर किए जाने भाग से 0.15% कार्बन वाले स्टील को बनाया जाता है, जिसमें 0.15% कार्बन होता है उसे ही बनाया जाता है ताकि वो सीधे कठोरीकरण से प्रभावित नहीं होते। और उपचार होने वाली स्टील की सतह पर परत की कार्बन की मात्रा 0.9% तक बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, जो उसकी ऊपरी परत होती है उसमें 0.9% तक कार्बन की मात्रा होती है। जब कार्बोराइज्ड स्टील को गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसकी ऊपरी सतह ही प्रतिक्रिया करेगी और उसका आंतरिक भाग मुलायम ही बना रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था ना, जो उसकी ऊपरी सतह है बस वही कठोर रहेगी, जो आंतरिक सतह है वो मुलायम बनी रहती है। उसके बाद केस कठोरीकरण में भी क्या होता है, अब अगला है कार्बोराइजिंग। जो केस कठोरीकरण भी होता है वो भी दो प्रकार से होता है, कार्बोराइजिंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में स्टील के को कार्बन से भरपूर वातावरण में उचित तापमान तक गर्म किया जाता है और वांछित गहराई तक कार्बन प्रवेश करने जाने तक उस तापमान पर रखा जाता है। मतलब क्या है कि ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां पर कार्बन की मात्रा हो, और तब तक वहां रखा जाता है जब तक प्रॉपर कार्बन उसके अंदर प्रवेश ना कर जाए। कार्बन को ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में उपयोग किया जाता है वहां पर। सभी स्थितियों में इन पदार्थों से निकलने वाली कार्बन युक्त गैसें 880 से 930 डिग्री सेल्सियस 880 से 930 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर कार्य भाग को सतह में प्रवेश कर जाती हैं। इसमें क्या, कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, टेम्परिंग की जा रही है। पहले इतना था, अब उसको बढ़ा के इतना कर दिया जा रहा है कार्बोराइजिंग के माध्यम से। उसके बाद पैक कार्बोराइजिंग।
पुर्जे के चारों तरफ कार्बोराइजिंग माध्यम भरकर उसमें एक धातु के बक्से में पैक कर दिया जाता है। जैसे प्रोडक्ट को उसके रख दिया जाता है, उसके चारों तरफ कार्बन भर दिया जाता है। बक्से को बंद करके अग्नि मिट्टी फायर क्ले से सील कर दिया जाता है और तार से भली भांति बांध दिया जाता है ताकि इस बक्से से कोई गैस बाहर ना आए और ना ही हवा अंदर जाए। इस प्रकार से डीकार्बोराइज से बचाया जा सकता है। कार्बोराइजिंग पदार्थ के रूप में लकड़ी, हड्डी, चमड़ा, चारकोल हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसमें बेरियम कार्बोनाइड जैसी शक्ति देने वाला तत्व मिलाया जाता है। देखिए कार्बोराइजिंग प्रक्रिया है, ये लकड़ी का चारकोल है, उसके अंदर उसको रख दिया जाता है। लकड़ी का चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? कार्बन होता है। बेरियम कार्बोनेट एंड वुड चारकोल हाईली एनर्जाइज्ड, इसमें भी लकड़ी का चारकोल है। अब इसके बीच में रख दिया जाता है। अब धीरे धीरे जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, डीप आउट केस इन mm, इसमें देखिए टाइम ऑफ आवर्स, कितने घंटे तक रखा जाता है। अलग अलग घंटे में रिलेटिव रेट ऑफ कार्बोराइजिंग विद डिफरेंट सॉलिड कार्बोराइज्ड एट 698.8 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस पर इतने घंटों तक कितने गहराई में रखने पर अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया उसके ऊपर होती है। उसके बाद है आपका द्रव कार्बोराइजिंग। गर्म लवण को कुंड में कार्बोराइजिंग की जा सकती है। कार्बोराइजिंग को स्थिर समय, तापमान और केस की गहराई, उसमें मिला साइनाइड की मात्रा पर निर्भर होती है। लवण कुंड में कार्बोराइजिंग करना एक तेज विधि है, लेकिन यह हमेशा ठीक नहीं होती क्योंकि सतह के कोर की ओर कार्बन की परिवर्तनशील मात्रा असंगत पैदा करता है। यह पेटी भसकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। यह 0.25 mm की गहरी छोटी पेटी के लिए प्रयोग की जाती है। इससे यह लाभ होता है कि शीघ्रता से गर्म होता है और निरूपण न्यूनतम इसका होता है। द्रव कार्बोराइजिंग, इसमें क्या होता है कि कार्बन की मात्रा चारों तरफ भर दी जाती है, उसके बीच में मेटल रख दिया जाता है। उसमें यही होता है। जैसा आपका ठोस था ना, ये पैक कार्बोराइजिंग, उसी तरह द्रव कार्बोराइजिंग पैक करके उसके बीच में मेटल को रख दिया जाता है। गैस कार्बोराइजिंग में क्या होता है? कार्यखंड को किसी गैस रोधी धारक में रखते हैं टाइट करके, जहां पर गैस इधर उधर जा ना सके, इसे उचित तापमान पर गर्म किया जा सके तथा भट्टी को ही केस पेटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोराइजिंग गैस को केस में प्रवेश कराया जाता है और बाहर निकालने वाली गैस का निस्तारण किया जाता है। कार्य भाग रखने वाले धारक से सीधे मीथेन गैस और प्रोपेन गैस भेजी जाती है। मीथेन गैस और प्रोपेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है गैस कार्बोराइजिंग में, जिसमें सतह के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस वे में एक बंद भट्टी टाइप की होती है, उसी के ऊपर मेटल के ऊपर हम लोग गैस, कार्बन की जो गैस होती है उसका छिड़काव करते रहते हैं। तो लगातार ऐसी प्रक्रिया करते रहने से उसके जो ऊपरी सरफेस होती है मेटल की, वो हार्ड हो जाती है। ऊपरी सरफेस मेटल की क्या हो जाती है? हार्ड होने लगती है। फेरेलाइट अलग अलग प्रक्रिया है इसमें कार्बन की, उसमें हर प्रक्रिया को अलग अलग तक दिखाया गया है। लवण कुंड हो गया, गैस नाइट्राइडिंग भी हो गई है। अब फ्लेम हार्डनिंग, ये उसके अंदर की प्रक्रिया है छोटी छोटी जो आपको बताई गई है। अब क्या फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है ये जानिए। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है कि फ्लेम के माध्यम से इस प्रकार के कठोरीकरण में विशेष प्रकार के निर्मित बर्नर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख रहे हैं गैस है, ये गैस से क्या कर रहे हैं? इस सरफेस को हीट किया जा रहा है और फिर स्प्रे से ही तुरंत उसे ठंडा किया जा रहा है। मतलब एक टाइम पे ही दोनों प्रोसेस एक साथ किए जाते हैं। सतह पर बहुत तेजी से उष्मा दी जाती है और उस पर पानी छिड़क कर उसे ठंडा कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? कठोरीकरण तापमान से लगभग 50 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। सामान्य ताप से जो कठोरीकरण का तापमान होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। तो ये फ्लेम हार्डनिंग इसी प्रकार से होती है कि फ्लेम से हम इसे गर्म करते जाते हैं और तुरंत उसके पीछे पीछे पानी से उसे ठंडा करते जाते हैं। इससे क्या होता है? तुरंत क्वेंचिंग प्रोसेस हो जाता है। इससे क्या होता है? जो सरफेस हो जाती है वो ऊपर वाली हार्ड हो जाती है।
कार्य भाग को काफी कम समय तक ही कठोरीकृत तापमान पर रखा जाता है। ये भी नहीं कि इसको तापमान बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, इतना ही रखे ताकि ऊपरी सतह तक ही वो तापमान मेंटेन रहे, वो अंदर तक ना पहुंचे, ताकि अंदर की प्रॉपर्टी को वो डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद देखिए, इसमें भी यही प्रक्रिया है, गोल है, इसमें गोल बर्नर है, इसके चारों तरफ इसको ठंडा किया, पहले गर्म किया जा रहा है, गर्म करने के बाद इसे ठंडा कर दिया जा रहा है। यही ऊपर जो प्रक्रिया की जा रही है वही प्रक्रिया गोल, अगर कोई गोल जॉब है, उस गोल जॉब को कैसे किया जाता है, उसमें गोल बर्नर का इस्तेमाल करके पहले बर्नर के द्वारा उसकी सरफेस को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद फिर उसी के ठीक पीछे पानी का छिड़काव किया जाता है। तुरंत पानी का छिड़काव करने से क्या होता है, क्वंचिंग प्रोसेस होता है। क्वंचिंग में क्या होता है, जो कार्बन के कण होते हैं वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाते और जो ऊपरी सरफेस है वो हार्ड रह जाती है। तो सरफेस को हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के ज्वाला कठोरीकरण, फ्लेम हार्डनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है कि यह सतह कठोरीकरण की एक उत्पादन विधि है, जिसमें कठोर की जाने वाली सतह को एक प्रेरण कुंडली, इंडक्शन कॉइल, जैसे यहां पर देख रहे हैं ना, कॉइल बनी हुई है, एक कॉइल लपेटी गई है एक धातु में, ठीक है, कॉइल के मध्य रखा जाता है और उसे हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे आवृत्ति बढ़ाई जाती है और तापक्रम में गहराई में वृद्धि हो जाती है। जैसे कॉपर की ट्यूब बनी हुई है, कॉपर की ट्यूब है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा से प्राप्त कठोरीकरण गहराई आमतौर पर 0.7 से 1 mm तक होती है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है ताकि आप शुरू से लेके आखिरी तक छोटे छोटे पॉइंट को मिस ना करें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग को काफी पसंद भी आया होगा और पूरी तरह समझ में भी आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा रह गया है, कुछ चीजें ऐसी थी जो आउट ऑफ सिलेबस थी, जो इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया उसमें, पॉइजंस रेशियो, बाकी आपको कोई भी इसमें कोई त्रुटि लगती है या कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप जरूर इसमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।